हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल कृपाल ब्लॉग्स पर। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों को बताया था कि 2014 के बाद हमारे देश में एक बड़ा परिवर्तन नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर वह परिवर्तन हमारी युवा पीढ़ी में नज़र आ रहा है और उस परिवर्तन से एक विशेष वर्ग हमारे देश का हैरान परेशान नज़र आता है। कौन है वो वर्ग, कौन है वो लोग, उसके बारे में मैं एक वीडियो लेके आपके सामने आऊँगा। मगर दोस्तों, आज मैं उस वर्ग के ऊपर वीडियो लेके नहीं, बल्कि आज मैं पहले बात करूँगा उस परिवर्तन की जिस परिवर्तन को मैंने बोला था कि वह मेरी नज़रों में एक टेक्टोनिक शिफ्ट है। तो कौन सा परिवर्तन है ऐसा जो 2014 से हमें नज़र आ रहा है? आइए उस विषय में पहले बात करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा बदलाव या सबसे बड़ा परिवर्तन तो 2014 का इलेक्शन ही था, क्योंकि 1984 के बाद पहली बार भारत की जनता ने किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत देकर के दिल्ली की सत्ता में काबिज किया। इससे पहले 1984 में मिस्टर राजीव गांधी को बहुत बड़ा बहुमत मिला था, मगर वह बहुमत एक सिंपैथी वेव पे मिला था। मिसेस गांधी का असैसिनेशन हुआ था, उसके बाद इलेक्शन हुए थे। तो हम इमोशनल लोग हैं हिंदुस्तान में, तो हमने झोली भर के कांग्रेस को वोट दे दिए थे। तो तब उनको ये बहुमत स्पष्ट ही नहीं, उनको तो 2/3 बहुमत मिल गया था। उसके बाद ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ 2014 में जाके ये हुआ। दूसरा बड़ा बदलाव 2019 के चुनाव में 5 साल रही इस सरकार को एक बार पुनः भारत की जनता ने पहले से भी ज़्यादा मतों के सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत देके फिर से केंद्र की सत्ता में काबिज कर दिया। पूर्ण बहुमत वाली सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, कई दूरगामी फैसले लिए और कई बोल्ड फैसले भी लिए। मैं उन फैसलों के बारे में यहाँ बात नहीं करूँगा क्योंकि आप सब लोग जानते हैं। वो फैसले गलत थे, वो उचित थे, अनुचित थे, देश के हित में थे या नहीं थे, यह एक बहुत बड़ी डिबेट का विषय है। और इस विषय पर डिबेट हुई भी है, हो भी रही है और होती भी रहेगी। कई फैसले तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किए गए। एक दो को छोड़ दें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी उन सारे फैसलों को सही साबित किया। मगर दोस्तों, एक और बदलाव जो हमारी सामाजिक चेतना में आया 2014 के बाद, ये बिना सरकारी फैसले के आया, बिना संविधान में किए गए किसी संशोधन के आया। और यह परिवर्तन शायद आपको भी ज़रूर, स्पेशली हमारे यंग जनरेशन में नज़र आता होगा। दोस्तों, इसी परिवर्तन को मैं टेक्टोनिक शिफ्ट बोल रहा हूँ। ये दिख रहा है, and this is clearly visible. So what is that tectonic shift? दोस्तों, that is the cultural renaissance, अर्थात हमारे नौजवानों में आ रहा सांस्कृतिक
पुनर्जागरण, यही है वो शिफ्ट, यही है वो बड़ा बदलाव जो बिना किसी कानून के पास किए, बिना किसी पॉलिसी के बनाए, बिना किसी डिसीजन, सरकारी डिसीजन के हमारे समाज में दिख रहा है। दोस्तों, इस सांस्कृतिक पुनर्जागरण का इसका जो लेटेस्ट एग्जाम्पल, लेटेस्ट इसकी मिसाल है, वो है प्रयागराज का महाकुंभ 2024 में जो हुआ है, जिसमें 66 करोड़ लोगों ने देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेशों से आकर भी हिस्सा लिया। यह भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अनथिंकेबल, अनइमेजिनेबल और अनबिलीवेबल इवेंट था। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इस इवेंट का हमारी युवा पीढ़ी में आ रहे सांस्कृतिक पुनर्जागरण से क्या संबंध है। संबंध है दोस्तों, इसका सीधा संबंध है, क्योंकि इस महाकुंभ में डुबकी लगाने वाले 66 करोड़ लोगों में से मोर देन 55% लोग 35 वर्ष से कम उम्र के थे, यानी नौजवान थे। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है दोस्तों। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको पता होगा कि पिछले कुछ वर्षों से काशी विश्वनाथ में भोले बाबा के दर्शन के लिए जाने वाले भक्तों की संख्या में भी अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है। वर्ष 2014 में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 11 करोड़ दर्शनार्थी बाबा के दरबार में गए थे। उसमें भी 50 to 55% लोग 35 साल से कम उम्र के थे, नौजवान थे। दोस्तों, एक बहुत पुरानी और प्रसिद्ध पत्रकार हैं, उनका नाम है नीरजा चौधरी, शायद आप उनके नाम से वाकिफ भी होंगे। उन्होंने अपनी एक डिस्कशन और डिबेट में भी इस बात का जिक्र किया कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर में शाम को गंगा आरती होती है, वो कई वर्षों से होती आ रही है, बट what she noticed and she was surprised to see कि उस आरती में पहले, यानी कि 2014 से पहले की बात, 200-300 ऐसे लोग एकत्र होते थे। न सिर्फ वह संख्या अब 2000 से 4000 तक पहुंच गई है हर रोज जो होती है, बल्कि what she noticed and what she said is कि उसमें more than 50% लोग नौजवान और नवयुवतियाँ, यंग कपल्स होते हैं। बाकी के 50% या she was saying even probably 60% लोग यंग होते हैं, 40% उसमें अधेड़ उम्र के लोग या बुजुर्ग लोग होते हैं। तो उनके शब्दों में भी यह एक अचंभित करने वाला परिवर्तन उन्होंने अपने जीवन में देखा है, बिकॉज शी हैज़ बीन फ्रिक्वेंटली गोइंग वाराणसी में गंगा घाट पर वो बोल रही थी कि हमेशा वो जाती आई हैं कई वर्षों से। सो दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ द चेंज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। दोस्तों, इतना ही नहीं, इसके अलावा भी जो हमारे धार्मिक स्थान हैं, जैसे अयोध्या है, राम जन्मभूमि है, मथुरा है, वैष्णो देवी है, यहाँ जाने वाले लोगों की भी संख्या में एक ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो गई है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि यहाँ भी तकरीबन वही पैटर्न आपको मिलता है, यानी कि जो यंगर जनरेशन है, जो 30-35 ईयर्स तक के जो लोग हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। दोस्तों, कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि
विगत 7-8 वर्षों से हमारे देश में जो रिलीजियस टूरिज़्म है अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, और उसका कारण भी यही है कि हमारी यंग जनरेशन अब ज़्यादा इन जगहों पर जाने लगी है। दोस्तों, इन सब के अलावा भी कई और उदाहरण हैं जो इस कल्चरल रेनेसां को या सांस्कृतिक का पुनर्जागरण की तरफ इशारा करते हैं। दोस्तों, मैं खुद लास्ट ईयर 2024 में सावन के महीने में मध्य प्रदेश में उज्जैन में महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर गया था, और वहाँ महाकाल का भी मंदिर है, वहाँ भी गया था। और ऐसा लोग बताते हैं कि सावन में वहाँ वैसे ही बहुत भीड़ होती है, लेकिन मैं गया था, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। हजारों की संख्या में लोग लाइन में लगे रहते हैं, एंड आई कुड सी द सेम थिंग देयर. More than 50%, I would say, have been young couples, young नौजवान घंटों की लाइन में लग के दर्शन के लिए वहाँ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। ओंकारेश्वर में भी देखा और महाकालेश्वर उज्जैन में भी देखा। और उज्जैन में जो महाकाल मंदिर है वहाँ तो घंटों की लाइन थी, तकरीबन 3 घंटा आई थिंक मैं लाइन में लगा था, और ऊपर से बरसात हो रही थी, मगर आई कुड सी उस लाइन में लगे हुए इस मोर देन 60% मुझे लगा सब यंग। दोस्तों, इससे पहले 2014 में मुझे उत्तराखंड के जागेश्वर धाम और उत्तराखंड में एक कैंची धाम है, वहाँ जाने का भी सौभाग्य मिला था। तो तब मई का महीना था जब मैं गया था। कोई वहाँ भीड़ नहीं थी, 20-30 पीपल ऐसे ही रहा होगा। लेकिन पिछले ही वर्ष मई में मैं दोबारा जागेश्वर धाम अल्मोड़ा ज़िले में है, वहाँ गया, और कैंची का जो मंदिर है वहाँ भी गया। आई कुड सी द सेम थिंग देयर। मैं अपनी आँखों से जागेश्वर धाम, जहाँ 20-30 लोग होते थे, वहाँ मुझे 1 किलोमीटर लंबी लाइन पे लगना पड़ा, और मोस्ट ऑफ देम वर यंग। यही चीज़ मैं जब कैंची धाम आया, कैंची धाम में तो इतनी भीड़ थी कि मैं उसका कुछ बयान नहीं कर सकता। 1 घंटा तो ट्रैफिक जाम में फंसा रहा, एंड द सेम थिंग आई कुड सी देयर ऑल्सो। इसलिए मैं प्रत्यक्षदर्शी भी हूँ इस बात का कि हमारी जो यंग जनरेशन है उसमें सांस्कृतिक भावनाएं काफ़ी फैल रही हैं, बढ़ रही हैं, जो मेरे हिसाब से अच्छा साइन भी है। दोस्तों, जैसे नई पीढ़ी के उभरते लेखक और विचारक भी हमारे यहाँ काफ़ी पॉपुलर होने लगे हैं। ऐसे कई नए नए इतिहासकार हैं जो काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। आपको अगर ध्यान हो तो पहले एक जयपुर लिट फेस्ट होता था, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जहाँ तमाम लेफ्ट ओरिएंटेड राइटर्स, थिंकर्स, एनालिस्ट, विचारक और हिस्टोरियंस, इन सब का ही वहाँ जमावड़ा लगता था, और वो काफ़ी पॉपुलर भी है। अब आज मैं देख रहा हूँ कि एक बेंगलोर लिट फेस्टिवल भी शुरू हो गया है, जहाँ नई जनरेशन के, हमारी यंग जनरेशन के राइटर्स, थिंकर्स, ये सब वहाँ उन्होंने एक नया ये फोरम भी शुरू कर दिया है। दोस्तों, यही वजह है, ये जो परिवर्तन हमारी युवा पीढ़ी में आ रहा है, जिसको मैं रिलीजियस या कल्चरल, जिसको कहना चाहिए कल्चरल रेनेसां जिसको मैं बोल रहा हूँ, यही वजह है कि हमारे जो अभी यंग राइटर्स हैं, जैसे संजीव सान्याल हैं,
संजीव सान्याल उन्होंने जो बुक्स लिखी हैं हमारे कल्चर के बारे में, हमारी हिस्ट्री के बारे में, मैं आपको बोलूँगा। उन्होंने लिखी है एक इंडियाज़ राइज आफ्टर 1000 ईयर्स ऑफ डिक्लाइन, ये उनकी लिखी हुई किताब है। लैंड ऑफ 7 रिवर्स, ये उनकी दूसरी किताब है। ये बुक्स ऐसी बिक रही हैं, बहुत ही पॉपुलर हो चुकी हैं हमारे इस अब फिलहाल, मतलब पिछले 4-5 वर्षों की बात मैं बता रहा हूँ। इसी तरह देखिए दोस्तों कि एक डॉक्टर विक्रम संपत है, ही इज ऑल्सो क्वाइट यंग, बहुत विदेशों में जाकर रिसर्च किए। ही इज़ राइटिंग अबाउट द इंडियन हिस्ट्री, हिस्टोरियन है। वो कंजर्वेटिव लेफ्टिस्ट टाइप की विचारधारा नहीं, बहुत रिसर्च करके प्रूफ के साथ उन्होंने जो लिखी है, उनकी भी किताबें बहुत चर्चा में हैं आजकल। इसी तरह एक जे साईं दीपक हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं और राइटर भी हैं। उनकी लिखी हुई बुक्स को पढ़ने, उनकी स्पीचेस को सुनने के लिए तो जो हमारी यंग जनरेशन वो खासी उत्साहित रहती है। सो इन टोटलिटी जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे नई पीढ़ी में आ रहा बदलाव वो सिर्फ रिलीजियस प्लेसेस में जाने से ही आपको पता नहीं लग रहा है। वो उनके टेस्ट, उनकी जो किस तरीके की किताबों को पढ़ना चाह रहे हैं, किस तरीके के इवेंट्स को वो अटेंड करना चाह रहे हैं, उन सब से भी उसका पता लग रहा है। इसीलिए दोस्तों, राजीव मल्होत्रा जैसे राइटर्स या अक्षय के मजूमदार जैसे राइटर्स जो हैं, वो अब युवा पीढ़ी में चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो दोस्तों, युवा पीढ़ी में आ रहे इस सांस्कृतिक पुनर्जागरण को मैं टेक्टोनिक शिफ्ट इसीलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि यह शिफ्ट 2014 से पहले कहीं विजिबल नहीं था, कहीं दिखता नहीं था, मगर आज ये दिख रहा है, विजिबल है। अगर आप गौर करें तो आपको ये जरूर दिखेगा। Therefore, my dear friends, I firmly believe that this cultural renaissance amongst our young generation will grow more and more in the coming years, and that, I'm sure, will be the harbinger of making India great again. Thank you. Thank you for watching this video.